वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्वाति एंड अमित। हमारा लास्ट ब्लॉग था, हम लोगों ने अपना यूज़र रिव्यू शेयर किया था हमारा होंडा SP 125 सीसी का। तो वो ब्लॉग अभी हम लोग का ऑलमोस्ट 3.5 के उसमें व्यूज़ आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप लोग उसको इतना सारा प्यार दे रहे हैं। बट मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको देख तो ज़रूर है बट सब्सक्राइब नहीं करें, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए, बिकॉज हम लोग आप ही के रिकमेंडेशन पे और भी ब्लॉग्स लाएंगे। और तो गाइज़ आप लोग का बहुत सारा कुछ कमेंट्स आया था हमारे कमेंट सेक्शन में लास्ट ब्लॉग में, जिनमें से कुछ यूज़र्स में से एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट है आर्यन प्रजापति का, जिन्होंने इसका माइलेज टेस्ट करने बोला था 100 and 110 का स्पीड पे। तो हम लोग ये भी ब्लॉग ज़रूर लाएंगे, शॉर्टली लाएंगे। फ़िलहाल हम लोगों के कुछ ब्लॉग्स में आप लोगों में से ही कुछ लोगों ने हमें पूछा था कि हम लोगों ने ऑब्वियसली एक ट्रिप भी किया था डोमिनर से, तो आप लोगों ने इसका रिव्यू भी मांगा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना डोमिनर पे एक रिव्यू बनाया जाए ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो। हालांकि ये बाइक हमारा न्यू नहीं है, ये हम लोगों ने सितंबर 2020 में लिया है, बट आई थिंक जो अभी नया मॉडल है उसमें कुछ चेंजेस हैं। डिटेल में क्या चेंजेस है वो तो आपको हम बता देंगे, बट अभी फ़िलहाल जो हम लोगों का जो यूज़र रिव्यू है, क्या प्राइस पड़ा था और क्या इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, वो डिटेल में आपको अमित बता देंगे। एक और चीज़, आप लोगों में से कुछ यूज़र्स हमारे बारे में भी जानना चाहते थे कि हम लोग कहाँ से हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी तक ये अपना ब्लॉग में नहीं मेंशन किया है कि हम लोग कहाँ से हैं ओरिजिनली। सो बेसिकली मैं और अमित बिहार से हैं और हम लोग कलकत्ता में रहते हैं। और हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जो भी लव स्टोरी या मैरिज कैसे क्या हुआ है, इसके लिए भी हम लोग एक ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे आप सबके लिए, ताकि आप सब हम लोगों से पर्सनली कनेक्ट कर पाएँ और जुड़ पाएँ। देखिए अब जो इसका डिटेल्ड रिव्यू है वो आपको अमित बताएंगे आगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको स्वाति ने बताया कि हम लोग फिर से आ गए एक नए ब्लॉग के साथ, और इस बार हम लोग आए हुए हैं अपना बजाज डोमिनार 400 सीसी का जो बाइक है उसका एक रिव्यू लेने के लिए। और हम लोग फिर से आ चुके हैं वही पुराने जगह। आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ आए हुए। ये है विक्टोरिया मैदान, जो खचाखच भीड़ है। बचपन में मैं यहाँ पे आया करता था खेलने के लिए, और आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बाइक के रिव्यूज़ करवाने। रिव्यू देने से पहले मैं आपको इस बाइक का कुछ बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि ये बाइक मैंने क्यों लिया, कब लिया और कितना दाम था उस वक्त जब मैंने लिया हुआ था। एक टाइम था जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था, उस टाइम में मेरे पास शायद अपाचे था, हाँ उस टाइम में मेरे पास अपाचे 160 था। तो मैं घर वापस जा रहा था। मुझे ना टूरिंग का बहुत पसंद है, टूरिंग करना वगैरह बहुत पसंद है, तो मेरे को ना एक टूरिंग बाइक चाहिए था जो थोड़ा हायर एंड में हो, हायर सीसी में। तो मैं एक बार घर जा रहा था ऑफिस से, तो रास्ते पे ना एक बजाज की शोरूम थी जहाँ से एक कस्टमर ड्राइव ले रहा था बजाज डोमिनर का ही। उस टाइम नया नया आया था, ये मॉडल भी नहीं था, इससे पहले वाला मॉडल, एकदम स्टार्टिंग में जो मॉडल आया हुआ था वो वाला मॉडल। मैंने पहले बार इसको देखा ना तो मेरे को ना देख के ही बहुत ये बल्की लगा, उसके बाद थोड़ा स्पोर्टी भी लगा, जो मेरे पर्सनैलिटी को भी सूट करता है। तो ये देख के ही ना मेरे को पसंद आ गया था कि हाँ। उसके बाद ही मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था इन केस मैं अगर फ्यूचर में कोई बाइक लेता हूँ ना तो मैं बजाज डोमिनर ही लूँगा। लगभग 3 साल बाद वो सपना मेरा पूरा हुआ। नाउ ये 4 साल मैंने ये बाइक खुद के पास रखा है, तो ये बाइक मैंने ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर चला लिया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो यूज़र रिव्यू है ना, ये आपको मैं ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। ये आपको मैं ये बाइक 4 साल चलाने के बाद ना मेरे को इतना पता चल गया है कि ये बाइक के अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। मैं आपको अच्छाई भी बताऊंगा और धीरे धीरे करके क्या क्या बुराइयां हैं वो भी बताऊंगा, सो दैट इन केस किसी को अगर 2024 में ये बजाज डोमिनर लेना हो तो उनको एक क्लियर आइडिया हो कि ये बाइक उनको लेना चाहिए या फिर स्किप करके कोई और बाइक पे वो देख सकते हैं। जब मैंने ये बाइक लिया था उस वक्त ये प्राइस पड़ा था मुझे 2,40,000 का ऑन रोड था। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज है इसका, वो है इसका प्राइसिंग।
बजाज का जो ये बाइक है ना, ये बाइक मैं जब लिया हुआ था मैंने कहा 2,40,000 में लिया था, और आज के डेट में मैंने कॉल किया है ये वीडियो बनाने से पहले, आज के डेट पे इसका ऑन रोड प्राइस है कोलकाता में 2,80,000, एग्जैक्टली बताऊँ तो 2,81,000 के लगभग इसका ऑन रोड प्राइस है। तो अगर देखा जाए 400 सीसी के बाइक पे आपको कोई भी कंपनी मतलब इस प्राइस रेंज में आपको ये डिलीवर नहीं कर सकती है। अगर आप KTM में भी चले जाते हैं या फिर अपाचे TVS में भी चले जाते हैं, TVS में 400 सीसी नहीं आता है, 310 सीसी में आता है, उनके भी अच्छे अच्छे बाइक्स हैं नो डाउट। KTM में जा सकते हैं आप, एडवेंचर अगर लेना है एडवेंचर बाइक वो भी ले सकते हैं, बट वो 3.5 लाख पौने 4 लाख के लगभग चला जाता है वो सब बाइक, अगर 400 सीसी में आप जाना चाहते हैं तो। बट आपका बजट अगर थोड़ा टाइट है बट और आपको अगर थोड़ा हेवी सीसी में बाइक चाहिए तो ये बाइक आपको कम प्राइस में अच्छा एक पावरफुल बाइक आपको मिल सकता है। इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो है आपका सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट क्या है ना, बजाज का बहुत ही कम है। जब मैं फर्स्ट सर्विस करवाने गया हुआ था ना, उस टाइम मेरे को इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ा था, तो सब मिला के लगभग 1200 या 1400 लगभग मेरा खर्चा हुआ था। और सेकंड सर्विस में मुझे कुछ इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाना पड़ा था। तो अगर आप इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाते ना तो हार्डली आपका 200 या 250 रुपये ही मेरा बिल आया हुआ था। तो सोच लीजिए कि इस प्राइस रेंज में 400 सीसी का जो बाइक है उस सेगमेंट में ये कितना कम सर्विस कॉस्ट आपको मतलब चार्ज कर रहा है। आराम से इसका सर्विस करवाइए टाइम टू टाइम और इसको चलाते जाइए, मस्त मक्खन की तरह चलने वाला है ये। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड एडवांटेज इसमें सबसे अच्छा लगा मेरे को वो है इसका पावर। मैं इसका पावर सच बोलूँ ना, मुझे बहुत ही पावरफुल लगा ये बाइक। मोस्ट प्रॉब्ली मैं जब स्वाति को लेके बैठता हूँ, आपको पता ही है अगर आप ब्लॉग देखते हैं मेरा जो मैंने अपलोड किया हुआ था, दार्जिलिंग गया हुआ था मैं, तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना आपको पावर का ज़रूरत है। जब आप पिलियन को लेके चलाएंगे ना आप, उसके बाद नॉट ओनली पिलियन, आपका वेट तो रहेगा ही, पिलियन का वेट रहेगा, उसके बाद लगेज भी रहेगा, कम से कम तो 50 kg का तो लगेज रहने ही वाला है। तो मान के चलिए 200 kg इस बाइक पे वेट दे रहे हैं आप लोग, 200 से ज़्यादा 200-250 kg जैसे आप इस बाइक पे वेट दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ना टेंशन हो रहा था कि मे बी चढ़ाई के टाइम में थोड़ा दिक्कत दे सके, बट मैं जब पहाड़ पे चढ़ रहा था ना, मेरे को ना फॉर्चुनेटली एक भी दिक्कत नहीं आई। आराम से ये पहाड़ पे चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। फर्स्ट गियर आराम से लग रहा था, सेकंड गियर पे आराम से गाड़ी पहाड़ पे चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो मेरा जो राइड था ना वो बहुत ही स्मूथ गया हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, पावर इसमें अंदर है, कूद के भरा पड़ा हुआ है। तो इन केस अगर आपको लॉन्ग राइड्स करना है, यहाँ से अगर आपको जाना है 1000-1500 किलोमीटर, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है दिन में 700-800 किलोमीटर आप चला ले रहे हैं, तो आप बेझिझक ये बाइक को ले सकते हैं। ये एक ही बार में आपको लेके चला जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप दिन में 700-800 किलोमीटर आप लॉन्ग राइड कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा हेड टर्नर है। जब मैं बाइक ये 2020 में लिया था ना, तो वो बहुत उस टाइम में बहुत रेयर था। अभी तो बहुत जन ले रहे हैं, इससे भी अच्छा अपडेट भी आ गया हुआ है दूसरा मॉडल में, या दूसरे कंपनी ने अच्छे मॉडल भी निकाल दिए हुए हैं। बट जब मैंने 2020 पे ये बाइक लिया हुआ था ना, तब ये बाइक ना एक हेड टर्नर था। मतलब मैं रास्ते से लेके निकलता था ना, लोग देखते थे। एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि मैं यहाँ से लॉन्ग राइड के लिए गया हुआ था शेरे पंजाब, कोलाघाट। हो सकता है आपको बहुत जो कोलकाता में रहते हो उनको पता है, कोलाघाट बोल के एक जगह है जहाँ पे शेरे पंजाब है, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे मैं और स्वाति। वहाँ पे जब मैं बाइक लेके रुका था ना, तो आसपास के कम से कम 5-6 लड़के, 1-2 लड़कियाँ भी ये बाइक ना देख रही थी। तो इसका मतलब हाँ, कुछ तो स्टाइल है इसके अंदर, कुछ तो लुक है ये कंपनी ने बनाया है, जिसके वजह से ये एक हेड टर्नर है। तो ऑब्वियस बात है, किसी को अगर स्टाइल वाइल मारना हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये बाइक तो स्टाइलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट हो गया आपका स्टाइल, तो हो गया, स्टाइल तो आपने मार लिया। अब हो गया राइडिंग कंफर्ट। क्या आप ये बाइक को लेके लॉन्ग टूर जा सकते हैं? देखिए, ये बाइक ना नाम ही है स्पोर्ट्स टूरर, तो ये लुक जो है थोड़ा स्पोर्टी लुक भी आता है
और टूरिंग पर्पस के लिए भी बना हुआ है। तो आराम से ये आप बाइक को लेके लॉन्ग राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि जो आपको आपके राइडिंग को और भी ज़्यादा कंफर्ट कर सकता है। जैसे आपको अगर ये बाइक लेना है और इनकेस अगर आपको लॉन्ग टूर करना है तो आप ना यहाँ पे एक हैंडल बार राइज़र लगवा लीजिए, जो आपको बहुत ही कंफर्ट लुक देगा। अभी फ़िलहाल हल्का सा तो झुकना पड़ता है इन केस अगर आप बैठते हैं, बट इन केस अगर आप वो हैंडल बार राइज़र लगा लेते हैं तब जाके आपका जो कंफर्ट लेवल है ना और भी अच्छा हो जाएगा, वो अपराइट पे रहेगा। जैसे कि आपको बैठ के ही दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप देखिए इन केस अगर लॉन्ग राइड जाते हैं, मेरा हाइट तो आपको पता है 0.10 है, तो मेरे हिसाब से ये बाइक अगर देख सकते हैं तो दोनों फुट आराम से जा रहा है मेरे ग्राउंड लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा राइडिंग और थोड़ा सा और कंफर्ट करना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करवाना है। अगर आप मेरे पास अभी तक मैंने कुछ लगाया नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही राइड किया था, तो उस राइड में मेरे को महसूस हुआ कि इन केस अगर मेरे पास हैंडल बार राइज़र होता तो शायद वो राइड थोड़ा और कंफर्ट होता, मैं आराम से कंफर्टेबली ऐसे करके चला सकता था। तो अभी तो थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है, बट इन केस अगर मेरे पास हैंडल बार राइज़र होता ना तो मैं आराम से और अच्छे से चला पाता। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हैंडल बार राइज़र है, मोस्ट प्रॉब्ली 1000-1500 के अंदर आ जाता है, तो वो अगर आप लगा लेते हैं तो आपका राइडिंग बहुत ही सुपर होने वाला है। नेक्स्ट जो चीज़ मेरे को अच्छा लगता है इस बाइक के अंदर वो है इसका साउंड जो इसका है ना, एक बार आ जाइए मैं आपको साउंड ही सुना देता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना कि इसके एग्जॉस्ट नोट में कितना बेस और कितना पंची है, कोई अगर दूर से चला के आता है ना तभी समझ में आ जाता है कि कोई बड़ा बाइक आ रहा है या फिर डोमिनार ही आ रहा है, आपको समझ में आ जाता है। तो ये तो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद था जब मैं ये बाइक लेने गया हुआ था, क्योंकि कोई ऐसा भी बाइक है ना जिसके अंदर 400 सीसी तो है बट उसके अंदर ना वैसा एग्जॉस्ट नोट नहीं है, बट इस बाइक के अंदर उस टाइम में तो शायद कोई और बाइक तो नहीं देता था। अभी के टाइम में बहुत सारा बाइक पे आ चुका है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आया हुआ है, बट उस टाइम में मैं इससे बेहतर एग्जॉस्ट नोट तो शायद ही मैं किसी और बाइक में सुना था। है वो है इसका ब्रेकिंग। अब 400 सीसी का बाइक है, 40 bhp का इसका हॉर्स पावर है, ऑब्वियस सा बात है, इतना पावरफुल बाइक है तो उस पर ब्रेकिंग तो होना बहुत कंपलसरी है। तो इस बाइक पे बाई ब्रेक का ब्रेक लगाया गया हुआ है, कंपनी फिटेड है। ब्रेकिंग है ना इसका बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम पंची है जैसे आपके KTM में हो जाता है, बट नो डाउट ये बाइक 400 सीसी में आपको ये बाइक आपको अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करवाएगी। कैसे अगर आपको आप हाईएस्ट स्पीड पे है, मतलब 110 या 120 पे आप क्रूज़ कर रहे हैं और आपको ब्रेक का ज़रूरत है, तो ये आपको डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं करने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि इन केस अगर मैं ब्रेक अभी अप्लाई करता हूँ तो 10 मीटर बाद जाके लगने वाला है, वैसा भी नहीं है। एकदम पंची भी नहीं है, एकदम मतलब लूज़ भी नहीं है। अगर आपको ब्रेक का सफिशिएंट जो है इसका रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर देती है ये ब्रेक, तो ब्रेक के मामले में कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। कि अगर जो पॉइंट है वो है इसका वेट। ये बाइक ना ऑलमोस्ट 200 kg का आता है, लाइक 195 या 190 kg का, ऑलमोस्ट आप 200 kg पकड़ के चलिए। और भी बाइक है ना इसके कंपैटिबल में वो थोड़ा वेट इसका कम में आता है, तो जो इसका एक ड्रॉबैक है। बट ये जो ड्रॉबैक है ना ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है जब आपको लॉन्ग राइड के लिए आप लेके निकलते हैं हाईवेज़ पे। जब आप हाईवेज़ पे जाते हैं ना तो ये बाइक ना रास्ते के साथ चिपक के चलती है पूरा। पता है जब आप हाईवेज़ पे जाते हैं तो विंड का जो ब्लास्ट है ना वो कभी लेफ़्ट से आता है कभी राइट से आता है, तो ये जब आप बाइक लेके चलते हैं ना आपको विंड फील हो सकता है, मे बी, नो डाउट, बट ये बाइक ना इस बाइक को फील नहीं होगा। जो इसका वेट है ना वो फील नहीं हो पाता है, आराम से चीरते हुए हवा को ये आगे बढ़ते रहता है। तो ये बाइक ना, अब मैं आपको कुछ इसका जो कॉन्स है, जो डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बता दूं, जो मेरे को पर्सनली फील हुआ है। वो है इसका मैसिव टैंक। जो ये टैंक देख रहे हैं ना, ये लुक के वजह से तो बहुत ही अच्छा है, लुक बहुत अच्छा देती है आपके बाइक को, बट
ये जो टैंक है ना, ये इतना बड़ा टैंक नहीं है इसका, ये टैंक का कवर है। टैंक इसका आता है 13 लीटर। माइलेज अगर इनकेस अगर आप हाईवे पे लेके जाते हैं तो ऑब्वियस बात है, ये लगभग 28 या 30 का जो देती है, मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से ना ये जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। अगर कंपनी इसको 16 या 17 लीटर कैपेसिटी कर सकती थी तो बहुत बेहतर होता लॉन्ग, क्योंकि ये टूरिंग बाइक है। ऑब्वियस सा बात है, अब जब टूर करने के लिए निकलोगे हर 300 किलोमीटर पे आपको रुकना पड़ेगा, रुक के फ्यूलिंग करवाना पड़ेगा। ऐसा कभी होता है कि टूर करते वक्त आपको रास्ते में पेट्रोल बहुत दूर तक मिलेगा नहीं। सिटी राइड में आपको समझ में आता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप गए सिटी राइड में मिल गया आपको पेट्रोल पंप। बट टूरिंग के लिए निकलते हो ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा ना फ्री होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। बार बार ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल पंप खोजो हर 200-250 किलोमीटर के बाद। कम से कम आपका गाड़ी 400-450 किलोमीटर चलते रहे, कोई दिक्कत ना हो, एक बार फुल टैंक करवा लिया, वैसा एक होना चाहिए। तो कंपनी को ना इसको थोड़ा सा टैंक के बारे में कुछ सोचना चाहिए, जो अभी तक सोचा नहीं है। आज भी 2024 में ये 13 लीटर ही आपको देता है। तो मेरे को तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव या डिसएडवांटेज बोल दीजिए इस बाइक का लगता है। मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा इस बाइक का, जो माइलेज के बारे में। बहुत सारे यूज़र्स हैं जो पूछते रहते हैं, मैं देखा हूँ वीडियो, कि ये बाइक का माइलेज कितना है, ये बाइक कितना आपको माइलेज दे देती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब सबसे पहले अगर आप 400 सीसी का बाइक लेते हैं ना, तो आप माइलेज तो ऑब्वियस सा बात है थोड़ा कम मिलने वाला है। तो सिटी राइड में अगर आप जाते हैं ना, तो ये आपको माइलेज लगभग 24-25 के लगभग दे देगी आपको। और इनकेस अगर आप इसको लॉन्ग राइड के लिए या फिर हाईवेज में लेके निकलते हैं, तब आपको 30 से 32 का माइलेज आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका राइडिंग स्टाइल क्या है। आप इसको भगा रहे हो, कोई भी बाइक आपको कोई माइलेज नहीं देने वाली। इनकेस अगर आप उसको अच्छे से क्रूज़ करते हो 80-90 के स्पीड पे, तो आपको अच्छे से माइलेज ये 30-32 का निकाल के दे देगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो है इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बोल लीजिए। बहुत जन को ये पसंद नहीं आने वाला, मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं आता है, कि वो है इसका वाइब्रेशन। जब मैं ये फर्स्ट टाइम जब मैं ये बाइक लिया हुआ था, फर्स्ट सर्विस किया था, तो बोल रहे थे कि इनकेस अगर आप उनका इंजन ऑयल नहीं यूज़ करते हैं तो फिर इंजन का वारंटी नहीं देंगे वो लोग, ऐसा कुछ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे डलवाना पड़ा था। तो जब वो इंजन ऑयल डलवा के मैं गया हुआ था ना राइड, ऐसे ही निकला हुआ था राइड पे, तो बहुत वाइब्रेशन मेरे को फील हो रहा था। तो मेरे को ना गुस्सा आ गया कि क्या करूँ, इसके पीछे क्या करना है, क्या नहीं कर सकता हूँ मैं, कैसे इसका वाइब्रेशन थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि मेरा पैर ना झंझन पूरा कर रहा था। तो सेकेंड सर्विस में भी मैंने कुछ नहीं करवाया था। थर्ड सर्विस में मैंने अपना इंजन ऑयल चेंज करवाया। उनको मैंने बोला ही नहीं कि आपका इंजन ऑयल डलवाओ या कुछ ऐसा। मैंने डायरेक्टली बोला कि मैं एक इंजन ऑयल लाया हूँ, वो इंजन ऑयल आपको ये वाला डालना है। वो इंजन ऑयल डालने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% उसका जो वाइब्रेशन है, इस बाइक का वाइब्रेशन है, वो कम गया है। वो क्या ऑयल मैं यूज़ करता हूँ, वो है लिक्विमोली का इंजन ऑयल। थोड़ा महंगा आता है, और साथ में मैं आपको एक रेकमेंड भी करूँगा कि उस इंजन ऑयल के साथ आप एक लिक्विमोली का MOS2 बोल के एक एडिसिव आता है, आप वो भी यूज़ करें। वो यूज़ कैसे करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। जब यूज़ करने का ना एक तरीका है, जो आप 1 लीटर इंजन ऑयल में ना आप MOS2 जो है एडिसिव है, वो 20 ml यूज़ कर सकते हैं। तो इस बाइक का कैपेसिटी है 1.7 लीटर इस पे यूज़ होता है इंजन ऑयल। तो आपको कितना यूज़ करना है, लगभग 30 ml आपको यूज़ करना पड़ेगा MOS2। आप वो यूज़ करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इनकेस अगर कोई नया बाइक लेता है और अगर ये लिक्विमोली इंजन ऑयल और एडिसिव यूज़ करता है, तो 70% से लेके 80% तक आपका वाइब्रेशन चला जाएगा। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ वो इंजन ऑयल यूज़ करने के बाद। और एक बार यूज़ करने के बाद आज तक मैं 4 साल हो गया वही इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ विथ वही सेम एडिसिव के साथ, और मेरा बाइक एकदम स्मूथली चल रहा है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्स मेरे को इस बाइक का लगता है, वो है इसका हेडलाइट सिटी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। भी कंपेयर करता हूँ किसी और बाइक के साथ, नो डाउट इसका कोई मुकाबला नहीं है। सिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने भी अभी कोई आफ्टर स्टॉक लगाया नहीं है, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। जब मैं राइड के लिए निकला हुआ था, हाईवेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, क्योंकि आपको ना ऐसे कोई लाइट पोस्ट नहीं मिलने वाला है।
लाइट पोस्ट जो होता है ना वो सिर्फ सिटी में मिलेगा, जिसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला सिटी में चलाने के लिए। बट हाईवेज में ना कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, तो आपको ना पूरा पीच ब्लैक मिलने वाला है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सामने से ना कोई आते ही रहेगा, लॉरी या फिर कोई बस हो गया, ट्रक आते ही रहेगा, और उनका जो पावरफुल लाइट है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में लगता है। तो जिसके वजह से ये हाईवेज़ के लिए ये नहीं बना हुआ है। मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एक आफ्टर मार्केट HGG या फिर और भी कोई अच्छा कंपनी का अगर आपको चाहिए तो आप एक आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगवा लीजिए, या फॉग लाइट बोलिए, फॉग लाइट भी लगा लीजिए, बेहतर होगा। अब नेक्स्ट जो है ना, इसका जो ABS है, आज के डेट पे 2024 पे आप जी रहे हो, बहुत सारे बाइक ABS दे रहे हैं। टूरिंग बाइक है, ऑब्वियस सा बात है, जब आप टूर के लिए निकलोगे आपको रास्ता हमेशा अच्छा नहीं मिलने वाला। अगर आप पहाड़ पे जाओगे आपको ऑफ रोडिंग भी मिलेगा। तो ऑफ रोडिंग में क्या है ना, आपका ABS स्विच ऑफ और ऑन करने का इस पर ऑप्शन नहीं है। आज के डेट पे भी इस पर कोई ऑप्शन दिया नहीं गया हुआ है। ABS ऑन रहेगा मतलब ऑलवेज ऑन है। अगर कंपनी इसमें ABS स्विच ऑफ और ऑन का अगर दे देती तो बहुत ही अच्छा होता यूज़र्स के लिए जो भी ख़रीद रहा है। तो मैं तो, अगर बजाज वाले अगर सुन रहे हैं, मेरा ऑब्वियस सा बात है उतना दूर तो जाने वाला नहीं है, ना ही मेरा उतना चैनल बड़ा है, फिर भी अगर उनके पास अगर ये जाता है, मेरा रिक्वेस्ट है कि ABS ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है वो दे दे तो बेहतर होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो गियर का है ना वो है कि इन केस मैं बोल सकता हूँ कि मैंने KTM भी चलाया है या फिर रॉयल इनफील्ड भी मैंने चलाया हुआ है ना, वो पहले और दूसरे गियर में ना मक्खन चलती है। बट ये जो बाइक है ना, ये पहले और दूसरे गियर में आपको मज़ा नहीं आने वाला। जो मज़ा आने वाला है ना वो आपको थर्ड गियर से आपको मज़ा मिलना चालू होगा। उसके बाद ये बाइक का खेलना चालू करती है, इसका टान चालू होता है। मतलब कुछ तो टॉर्क में इसका है दिक्कत, जो और कंपनीज़ में जिसका टॉर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। बट इसका जो ड्रॉबैक है ना, वहीं पे मेरे को लगता है कि फर्स्ट गियर में ना थोड़ा सा बाइक लगता है पीछे खींचती है, या सेकंड गियर में। थर्ड गियर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत स्मूथ चलता है। मेरे को वही चाहिए था, जो थर्ड गियर में वो खेलता है ना, वो फर्स्ट और सेकंड गियर में भी वो खेलता, तो मेरे को मज़ा आता वो बाइक चलाने में, फर्स्ट और सेकंड गियर में। जो अदर बाइक्स पे आराम से, ये रॉयल इनफील्ड में चलाया हूँ, जैसे 350 क्लासिक मैंने चलाया अपने दोस्त का, मस्त एकदम फर्स्ट गियर में बहुत अच्छा मक्खन के साथ चलता है। मेरे को सेकंड गियर भी देने का मन नहीं करता है उसमें, अगर मैं धीरे धीरे चलाता हूँ तो वैसा होना चाहिए बाइक। इसका तो मैं फर्स्ट गियर दे दूँ, उसके बाद लगता है सेकंड गियर डालूँ, उसके बाद लगता है जल्दी से जल्दी थर्ड गियर में चला जाऊँ, ताकि आराम से मैं बाइक चला पाऊँ। अब तो ये एक तो डिसएडवांटेज है जो सही नहीं लगा, मे बी टॉर्क के वजह से हो सकता है, तो वो भी थोड़ा ठीक हो जाता तो अच्छा होता। तो अभी तक मैंने आपको सारा पॉइंट्स बता दिया है, जो भी एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, जिससे आप ये बाइक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो चुका होगा कि इन केस 2024 में अगर आप ये बाइक को लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि क्या इसका एक ड्रॉबैक है, क्या मोस्टली डिसएडवांटेज है या क्या एडवांटेज है, आपको सब समझ में आ गया होगा। प्रॉब्ली मैंने सारा पॉइंट्स कवर कर दिया है। होपफुली ये जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन तक पहुँचे जो ये बाइक लेना चाहते हैं।